प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज की तरफ बढ़ रही है। रोज़ाना जो बयानात इमरान खान साहब के अडयाला जेल से आ रहे हैं वो रोज़ाना बता रहे हैं कि तैयारी रखें, एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, उसके खद्दोखाल वही बताएंगे कि क्या होंगे, तारीख क्या होगी ये भी शायद वही बताएंगे, और इसकी पूरी हिकमत अमली शायद अडयाला जेल में ही बनाई जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से जब हम पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये सारा प्लान खान साहब के पास मौजूद है और खान साहब ही इस प्लान के बारे में बताएंगे। लेकिन जो चीज़ें अभी हमारे सामने आई हैं उसमें एक चीज़ तो ये है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो सारे तैयारी रखें, और वो कहते हैं कि जी इस एहतजाजी तहरीक के लिए अपनी इत्तेहादी जमातों समेत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, GDA और महरंग बलोच को भी दावत देंगे। और इसके अलावा कुछ जो अपनी ट्वीट्स में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं या इमरान खान साहब के अकाउंट से जो ट्वीट्स हुई हैं वो नहायत सख्त किस्म की हैं, जो ये बताती हैं कि एक तो कोई बैकडोर राब्ते या तो चल नहीं रहे, और अगर हैं तो वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे, और अगर थे तो वो भी शायद वो भी नतीजा खैर साबित नहीं हुए। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज की तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या सियासी कशीदगी बढ़ने जा रही है आइंदा दिनों में? अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, खुशामदीद। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो महरंग बलोच को दावत देना है इस एहतजाज में, जबकि महरंग बलोच के बारे में तर्जुमान पाक फौज जो हैं वो दहशतगर्दों की उन्हें प्रॉक्सी करार दे चुके हैं, तो ये क्यों ये हिकमत अमली बनाई जा रही है, और क्या इससे इस्टेब्लिशमेंट, इदारों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान फासला बढ़ेगा नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान साहब, आपको और आपके नाजरीन को पेशगी ईद उल अज़हा मुबारक। बहुत शुक्रिया। देखें, हमारी तहरीक रूल ऑफ लॉ की है, आईन और कानून की हुक्मरानी, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी जब तक उसकी सिटीजनशिप है, पाकिस्तानी है, सबको दावत है। अगर किसी का कोई गलत काम है, किसी ने आईन तोड़ा है या मुल्क के खिलाफ काम किया है, वो जाने और उसका काम जाने। लेकिन इस रूल ऑफ लॉ की तहरीक में कि पाकिस्तान में आईन और कानून की हुक्मरानी हो, सिविल सुप्रीमेसी हो, इदारे अपना काम करें और डेमोक्रेसी मजबूत हो, अदली आज़ाद हो, ये सबको सूट करता है। इवन एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी बहुत सूटेबल है कि वो अपना रिवायती रोल अदा करें, हुकूमत चाहे जिसकी भी हो। मैं तो हर प्रोग्राम में असदुल्ला खान एक बात करता हूँ, और मैं जिस बात पे मैं बिलीव नहीं करता मैं कभी भी वो बात नहीं करता। मैं ये समझता हूँ, शायद मेरी अपनी जमात के कुछ लोग जो इसको देख रहे हैं उनको अच्छी ना लगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, ये तीन जमातें हैं जो मुल्क को वजीर आजम दे सकती हैं या जिन्होंने दिया माजी में। बाकी छोटी जमातें हैं, छोटी मतलब तादाद में, बाकी छोटी बड़ी कोई नहीं होती, हर किसी की इज्जत है। तो वो फिर एलआई बन जाते हैं, जैसे मौलाना साहब की जमात है या MQM है या अवामी नेशनल पार्टी है, इस तरह की कुछ नेशनलिस्ट जमातें हैं। ये तीनों बड़ी जमातें, हमारी पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनमें से मुल्क दुश्मन कोई नहीं है। इसमें से तरीक़ेकार का इख्तलाफ है, करप्शन पे इश्यूज हैं और जमातों के, इस पर हमारा बड़ा एतराज रहा है खान साहब का, हमारा। लेकिन मुल्क को चलाने के तरीक़ेकार में तो फर्क हो सकता है, लेकिन 4-5 मोटी मोटी बातें हैं, और ये बात थोड़ी तवील हो रही है लेकिन मेरे ख्याल में जरूरी है। देखिए, कश्मीर पॉलिसी पे सब एक हैं, कोई जमात आके उसको चेंज नहीं कर सकती। फलस्तीन पे सब फलस्तीन के साथ हैं, इसराइल को किसी का बाप भी तस्लीम नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे सबका एक है। चाइना के साथ जो हमारा ताल्लुक है वो किसी हुकूमत के आने जाने से स्टेट टू स्टेट एंड पीपल टू पीपल रिलेशन। इसी तरह सऊदी अरेबिया के साथ, तुर्किया के साथ, ईरान के साथ। सो हमारी जो इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के जो भी मंदरजात हैं, वो हुकूमतों के आने जाने से कोई ज्यादा फर्क उसमें नहीं पड़ता। सिर्फ हुकूमत बदलने से तरीकेकार में फर्क पड़ता है। खान साहब, हमारी जो जमात है उसका वे ऑफ गवर्नेंस कुछ और है, हम ज्यादा लोगों पे स्पेंड करते हैं, हॉस्पिटल सारा। मियाँ साहब का ये है, शहबाज साहब के बड़े प्रोजेक्ट्स की तरफ जाते हैं। पीपल्स पार्टी का अगर एक नुकता मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि वो सरकारी नौकरियां देने की तरफ उनका बड़ा रुझान होता है ना, कि आजकल नए जमाने में ट्रेंड ये है कि सरकार में नहीं, आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब देते हैं। बहरहाल पॉइंट मेरा हासिल वसूल ये है कि सूट करता है कि रूल ऑफ लॉ हो, अदली आजाद हो, जो भी आएगी अवाम की मदद से आएगी, हुकूमत करे, परफॉर्म करेगी तो रिपीट करे, जैसे हम पख्तूनख्वा में 3 दफा रिपीट कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो आउट हो जाएंगे, जिस तरह पख्तूनख्वा में ही पीपल्स पार्टी या MMA रिपीट आउट हो गई थी। तो इसलिए टू सम इट अप, हमारी रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट है, उसमें मारंग बीबी हैं, कोई भी बलोच लीडर है, पश्तूनख्वा का कोई लीडर है, कोई पंजाब का है, दे आर मोस्ट वेलकम। हाँ,
अगर किसी का अपना कोई इशू है मुल्क की सलामती के साथ, तो वो खुद अपने आप को डिफेंड करेगा। सही है, नहीं बिल्कुल सही है अली मोहम्मद खान साहब। लेकिन मेरा सवाल ये है ना, जो मेरे जहन में भी पैदा हो रहा है वो ये कि जब आप कहते हैं कि जीडीओ को दावत दी जाए, बिल्कुल ठीक है, वो एक सियासी जमात है। आप कहते हैं कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन के में शामिल जमातों की जाए, ये सारे सियासी लोग हैं। लेकिन महरंग बलोच तो सियासी शख्सियत नहीं है। आप अपनी सियासी जद्दोजहद में महरंग बलोच को बिलखुसूस क्यों शामिल करना चाहते हैं? इसे हासिल क्या होगा? देखिए, मैं तो कल भी अडियाला जेल गया, नहीं छोड़ा, नहीं जाने दिया। पिछले हफ्ते 2 दफा गया, बल्कि मेरे ख्याल में 3 दफा गया, नहीं जाने दिया। तो ये तो 2 हफ्ते की कहानी है कि 4 दफा गया हूं, 4 दफा रोका गया। 6.5 महीने हो गए हैं मैं इमरान खान साहब से नहीं मिला। तो जाहिर है, जब आपकी अपनी मुलाकात नहीं होती तो बहुत सी चीजों का आपको उस तरह इल्म नहीं होता, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर्सन से इल्म होता है। हालांकि जो हमारी लीडरशिप जाती है, गौर साहब या राजा साहब जो हैं, वो पार्टी में आके फिर पॉलिटिकल कमेटी को बाकायदा ब्रीफ करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस वो बात हमें थोड़ा बहुत ब्रीफिंग मिलती है, इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन फर्स्ट पर्सन जाके मिलना वो एक और चीज होती है। तो अब ये जो आपने स्पेसिफिकली महरंग की बात की है ना, नहीं समझता सिर्फ डॉक्टर महरंग की बात है। जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, चाहे छोटी जमातें हैं, बड़ी हैं, मौलाना साहब हैं, नासिर अब्बास साहब हैं, उसके साथ साथ हामिद रजा साहब तो वैसे ही हमारे साथ हैं, जीडीए है, और जमातें, सब नेशनलिस्ट जो छोटी जमातें हैं, जो पाकिस्तान, देखें, जो पाकिस्तान के आइन को मानता है, जो पाकिस्तान को मानता है, उसको दावत है कि हमारी इस तरीके का हिस्सा बने। जो नहीं मानता वो जाने, उसका रब जाने और आइन और कानून जाने। हमने एंटी पाकिस्तान किसी एलिमेंट को साथ लेने का हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन पॉलिटिकल राइट्स के लिए अगर कोई अपनी स्ट्रगल कर रहा है, उसको दावत है कि आए रूल ऑफ लॉ की इस मूवमेंट में आप हमारा साथ। कौन तय करेगा सर कि कौन तय करेगा कि महरंग बलोच एंटी पाकिस्तान है या नहीं? अदालतें तय करेंगी। अगर उनके खिलाफ कोई चीज है, अली मोहम्मद सबसे पहला आदमी होगा जो उसके खिलाफ बोलेगा। अगर उसके खिलाफ कोई चीज है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुल्ला खान नहीं, वो अदालत में जाननी चाहिए। अगर कोई चीज है तो मंतकी अंजाम तक फिर पहुंचाएं, ताकि सबके सामने एक चीज क्लियर भी हो जाए। देखें, पाकिस्तान से आगे कुछ नहीं है, सब जिलाली परचम से आगे कुछ नहीं है, ये जो पीछे लगा हुआ है झंडा, इससे आगे कुछ नहीं है। सही है, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो इसलिए, लेकिन अगर किसी शख्स पे इल्जाम है तो मैं इल्जाम नहीं, लेट इट बी वेटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, वहां ले जाएं। अगर किसी ने कोई गलत काम मुल्क के खिलाफ किया है, मैं कौन होगा जो उसको सपोर्ट करेगा फिर? सही है, बिल्कुल ठीक है। अली मोहम्मद साहब, एक चीज जो इमरान खान साहब ने कही है, वो कहते हैं कि जी बतौर पार्टी सरबराह जेल से एहतजाजी तहरीक की सरबराही मैं खुद करूंगा। ये तो अमली तौर पर कैसे मुमकिन रहेगा? क्योंकि जैसे ही एहतजाज शुरू होगा इमरान खान साहब से रब्ता काट दिया जाएगा। माजी में भी ऐसा हो चुका है। इमरान खान साहब को एहतजाज के दिनों में 4-4, 5-5 दिन तक पता नहीं होता था कि बाहर चल क्या रहा है, अनटिल अनलेस के उन तक कोई पैगाम ना पहुंचाया जाए। तो वो कैसे सरबराही कर सकते हैं, कैसे क़यादत कर सकते हैं? ये तो एहतजाज पहले ही दिन नाकाम हो जाएगा इस तरह। देखिए, खान साहब से तो मेरी, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया, मैं वाहिद बंदा हूं जो 6.5 महीने से उसको मिलने ही नहीं दिया। मेरे से पता नहीं निजाम को क्या खतरा है, तो मैं तो अब इस पर क्या बात करूं कि वो किस तरह नहीं। आपके ख्याल में मगर ये हिकमत अमली सही है खान साहब? देखिए, लीडर हैं, उन्होंने कुछ सोचा होगा, हो सकता है उन्होंने कोई अहकामात ऑलरेडी दिए हों, मुझे उसका नहीं पता। लेकिन उन्होंने जो ओहदा लिया है तो इसीलिए लिया है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं। मेरे ख्याल में वो मैसेज सही भी है कि इमरान खान साहब, सबको पता है, हम पे सवाल भी होता है कि इमरान खान साहब तो पहली पार्टी की बानी है, तो सारी पावर तो उनके पास है, सब कुछ वो करते हैं। मेरे ख्याल में जितना मैंने बतौर वकील या बतौर एक सियासी कारकुन इसको कल से देखा है, हालांकि पार्टी मीटिंग अभी नहीं हुई तो मैं ज्यादा इस पर वसूख से कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो इंफॉर्मेशन पास हुई है, जो मोहतरम खान साहब ने पैटर्न चीफ का ओहदा लिया है, मेरे ख्याल में ये बड़ा मुनासिब फैसला इस तरह से है कि बानी का एक सिंबॉलिक है। एवरीबडी नोज, सबको पता है कि खान साहब हमारे बानी हैं तहरीक इंसाफ के। लेकिन अमली तौर पे जो एक प्रैक्टिकल एक ओहदा होता है जिसकी जरिए आप एक एग्जीक्यूटिव पावर इस्तेमाल करते हैं, तो वो पैटर्न इन चीफ का जो है वो एक तरह से आप एग्जीक्यूटिव लाइन में भी आ गए हैं कि बानी तो आप हैं, आपके पास उस तरह से वो जो डिजोरे डिफेक्टो, 2 लफ्ज यूज होते हैं लॉ में, आम लोग शायद ना समझते हो। डिफेक्टो का मतलब ये कि अमली तौर पे आप कर रहे हो। अमली तौर पे तो खान साहब पहले भी ऑर्डर कर रहे हैं, उन्हीं का चलता है हुक्म। लेकिन डिजोरे यानी अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर पार्टी, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वो हेड करते हैं, डायरेक्शन खान साहब की आती है। सो आप कह रहे हैं कि डिफेक्टो चेयरमैन के बाद, सो आप कह रहे हैं कि डिफेक्टो चेयरमैन जो है वो तो ऑलरेडी इमरान खान साहब हैं ही, इख्तियारात उन्हीं के पास है, फैसला उन्हीं का चलता है। ये पैटर्न इन चीफ का ओहदा देने से फिर क्या फर्क पड़ेगा? ये इसकी क्या सिंबॉलिक वैल्यू है?
मेरे ख्याल में इससे थोड़ा सा वो डिजोरे का जो एक फर्क होता है ना, वो उसको एक लीगल कवर या उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कवर टाइप मिल जाएगा, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी तो होती है ना, पैटर्न चीफ के पास टॉप एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है, तो वो एक बाय द बुक अगर आप उसको गए तो एक तरह से उन्होंने अपने आप को इनलाइन किया है, मैसेज भी दिया है सबको कि इमरान खान इज कॉलिंग द शॉट्स, और दैट इज गुड फॉर पीटीआई। उससे बड़ी कंफ्यूजन जो है वो खत्म होगी। लेकिन अगर वो क्या ये कंफ्यूजन थी पार्टी के अंदर कर दिया जाता है, क्या पहले ये पार्टी के अंदर कंफ्यूजन थी? 24 नवंबर की कॉल इमरान खान साहब ने दी, बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर से, मैं जाती तौर पर जानता हूं कि वो मुत्तफिक नहीं थे कि एक हफ्ते के अंदर तैयारी हो सकेगी। बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात थे कि इस अंदाज में हमें एहतजाज अभी नहीं करना चाहिए, लेकिन चूंकि खान साहब की कॉल थी, सबने उसको माना, तो वो ऑलरेडी कॉलिंग दी शॉट्स वाली बात तो पहले भी इमरान खान साहब के ऊपर ही थी सर। हाँ, वो आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। मैं तो सिर्फ इसलिए कहा कि वो जो एक फर्क होता है आईनी कानूनी, शायद उसको उस सुकम को निकालने के लिए शायद ये फैसला किया गया हो। और दूसरा ये है कि फैसला किसका चलना है उसमें तो पहले भी कंफ्यूजन नहीं थी। वो तो खान साहब ही हैं। जिस तरह मुस्लिम लीग में, चाहे आप जो भी कहें, मुस्लिम लीग नून में चाहे वज़ीर आज़म हैं या नहीं है, लेकिन उनके जो लीडर हैं तो मियाँ साहब हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी में चाहे बिलावल साहब जितना भी आगे चले जाएं, लेकिन उनके जो फादर हैं वही मेरे ख्याल में ज्यादा मेन डिसीजन मेकर उधर वही हैं। तो हमारी तरफ खान साहब हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जो एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन में कोई कंफ्यूजन सी आ रही थी, कोई जनाब अंदर जा रहा है, कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, उस पर मेरा भी एतराज होता था कि यार एक बंदा एक हो जो इमरान खान साहब की इंफॉर्मेशन हमें पास ऑन करे, तो शायद इससे वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, वो कंफ्यूजन भी इससे खत्म होगी। मैसेजिंग बड़ी क्लियर है इमरान खान साहब की, मैसेज उन्होंने दिया है सबको जो स्टेक होल्डर हैं कि आपने बात करनी है तो बात एक ही बंदे से होगी, वो है कैदी नंबर 804। सही है। अली मोहम्मद खान साहब, एक चीज़ जो बार बार प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले भी कहा है कि पीटीआई से आए मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात की उन्होंने दावत दी है। इस पर पीटीआई कोई गौर नहीं कर रही कि हुकूमत के साथ बैठ जाए? देखिए, मैं तो इस चीज का दाई हूं कि पॉलिटिकल फोर्सेस से बात होनी चाहिए। मैं तो हमेशा से ये बात करता हूं और मैं करता रहूंगा, लेकिन वहां एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है हुकूमत पे, और वो ये है कि क्या सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन करनी है? अगर आप मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं, आपके पास इख्तियार है? ये बड़ा सवाल है शहबाज शरीफ साहब। नहीं, लेकिन अगर वो दावत दे रहे हैं तो चलिए, अगर आपकी बात को मैं मान लूं कि उनके पास इख्तियार नहीं है, तो फिर वो इजाजत देकर ही दे रहे होंगे ना सर? दावत तो वो दे रहे हैं। रायन से तो ये नहीं लगता। जिस तरह वो पालो कोलो की मशहूर फेमस शोरा फाक नॉवल है ना, द अल्केमिस्ट, आपने भी उसमें पढ़ा होगा जी, तो उसमें वो साइंस की बड़ी बात करते हैं पालो कोलो साहब। साइंस, there are signs which lead you to different directions and then that lead you to a destination. तो साइंस जो है वो तो नहीं बता रही कि शहबाज साहब के पास कोई भी इख्तियार है। लेकिन बहरहाल देखें, वो जो दावत शहबाज साहब ने दी थी वो उन्होंने कौमी असम्बली के फ्लोर पे दी थी, अगर आपको याद हो, और पाक इंडिया जंग के दौरान दी थी। और उसको बैरिस्टर गौहर ने, मैंने इसकी मुतअद्दिद बार तारीफ की है कि गौर साहब हालांकि पॉलिटिक्स में नो वारिद हैं, फर्स्ट टाइमर हैं, हालांकि बड़ा होदा उनको अल्लाह ने इज्जत दी है, लेकिन उन्होंने इसको बड़े तरीके से हैंडल किया। उन्होंने शहबाज साहब की दावत को रिजेक्ट भी नहीं किया और ओनस स्पीकर साहब पे रखा, स्पीकर साहब के ऑफिस पे, कि आप इसमें इनिशिएट कीजिए। लेकिन उन्होंने मशरूत किया इमरान खान साहब की इजाजत से कि मैं खान साहब से इजाजत लूंगा, अगर वो इजाजत देंगे तो बात करेंगे। खान साहब ने इजाजत नहीं दी, एंड ऑफ स्टोरी। स्पीकर साहब क्या बात कर रहे हैं सर? स्पीकर साहब के खिलाफ तो अडयाला जेल से इमरान खान साहब ने यह कह दिया है कि उनके खिलाफ तहरीक-ए-अदम एतमाद हम लाने जा रहे हैं। ये नंबर, आप ज़ाहिर है पीटीआई के पास नंबर पूरा नहीं है, अगर आपको नंबर चाहिए तो आप पीपल्स पार्टी से, बाकी जमातों से राब्ते करेंगे। इस हिस्से में कोई एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं देती, कैसे तहरीक-ए-अदम एतमाद आएगी स्पीकर के खिलाफ? देखिए, अभी पॉलिटिकल कमेटी में ये बात नहीं आई। अगर इस पर कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने हैं तो वो फिर अपोजिशन लीडर साहब ने लेने हैं। वो जिस तरह कहेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे, वरना मैं खान साहब को खुद कहता, लेकिन मैं पार्टी में भी ये बात करूंगा कि हमारा एक नजरियाती इख्तलाफ है नून लीग से, और जितना उनसे है उतना पीपल्स पार्टी से भी है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अगर कोई कोलिशन बनाने की बात होती है, नजरियाती तौर पर मैं उसकी मुखालफत करूंगा। मैं ये समझता हूं कि हम जब भी हुकूमत में आए, अपने नजरिए की ताकत पे, अपनी स्ट्रेंथ के साथ आए।
एक बार हम एक कोलिशन वीक कोलिशन गवर्नमेंट का एक तजर्बा कर चुके हैं, जिसका हमने फिर मजा भी आखिर में चखा, और उन लोगों को साथ हम लेके चले जिनके खिलाफ हमने बातें भी बड़ी की, सियासत की। वो एक चीज ऐसी हुई जो कि खान साहब अब अगर उस पोजीशन में जाएं, मुझे पक्का यकीन है कि अगर 2018 वाली सिचुएशन दोबारा हो और इमरान खान साहब के हाथ में इख्तियार हो, जिस तरह अभी अगर खान साहब बाहर आते हैं और वो इलेक्शन लड़ के आते हैं, जीतते हैं, मेरा नहीं ख्याल वो कभी उस तरह की हुकूमत फिर बनाएंगे। वो अपोजिशन में, तगड़ी अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। तो ऐसी हालत में पीपल्स पार्टी के साथ मिलके, और पीपल्स पार्टी हमारे साथ मिलके, जब वो एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, सदर उनका बैठा है, गवर्नर उनके चारों बैठे हैं, 2 सूबों में हुकूमत है, वो हमारे साथ क्यों जाना चाहेंगे? इसके बगैर तो स्पीकर साहब को चेंज नहीं किया जा सकता, उनके खिलाफ तो तरीके एतमाद कामयाब नहीं कराई जा सकती। आपके ख्याल ये इमरान खान साहब जो जेल से बैठ के फैसले कर रहे हैं, क्या वो अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से मुशावरत नहीं कर रहे इस सिलसिले में कि ऐसी एक एक्टिविटी जिसका कोई फायदा नहीं है वो क्यों कर रहे हैं? इसके बजाय तो महमूद खान अचकजई साहब ने जो तजावीज़ पीटीआई को दी थी कि अपनी एक पैरेलल जो है वो असेंबली बनाई जाए, फॉर्म 45 की असेंबली बनाई जाए, वो चीज़ें तो शायद ज़्यादा काबिल अमल हैं, उस पर पीटीआई ने गौर नहीं किया। देखें, जब बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन क्या उस पर हमने अमल करना है? वो तो जब खान साहब हमें उसका हुक्म देंगे फिर उस पर करेंगे बात। बहुत सी बातें जेल से आ जाती हैं, बाद में पता लगता है खान साहब ने की नहीं। तो जब तक एक चीज ऑथेंटिक सोर्स से बैरिस्टर ये तो जाहिर है उनके अकाउंट से ट्वीट हुई है ना, तो जो उनके अकाउंट से ट्वीट हो रही है, तो आप उस पर भी शक का इजहार कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि अगर उन्होंने की बात की है और उसको फिर अमली जामा पहनाना है जी, तो उसके लिए 2-3 लोग हैं जिन्होंने हमें डायरेक्शन देनी है। एक है चेयरमैन गौर, दूसरे हैं अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, तीसरे हैं जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब। सही है। तो अभी तक इन तीनों में से किसी एक ने भी इस पे पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाई कि हमने अदम एतमाद लाना। पार्टी को कब तक लगता है जो इशारे मिल रहे हैं अडयाला से, तहरीक की तैयारी कर रहे हैं, बस मैं अनाउंस करने वाला हूं, पार्टी के लोगों का क्या ख्याल है, क्या ओपिनियन है कि ये तहरीक ईद के बाद कितने दिनों में शुरू हो सकती है? यानी अगर एडवाइस पार्टी से मांगी जाए तो पार्टी का फैसला खान साहब के लिए क्या होगा, या उन्हें क्या तजवीज़ होगी कि हम ईद के 10 दिन बाद शुरू कर सकते हैं, 15 दिन बाद शुरू कर सकते हैं? कौन से दिन साजगार है? देखिए, साजगार तो कोई भी दिन नहीं होता, साजगार तो आपने खुद बनाना। एहतजाज का एक बहुत बड़ा मौका जो नेचुरल मौका था, एक आप खुद एहतजाज के लोगों को कायल करते हैं, दूसरा जब अल्लाह खुद आपके लिए मौका बना देता है, वो था 8 फरवरी इलेक्शन पे जब डाका पड़ा, उसके अगले दिन मैं अगर चेयरमैन होता, मैं उसी दिन प्रोटेस्ट की कॉल दे देता। इमरान खान साहब को जेल में मैंने 2 दफा ये बात की और दोनों दफा उन्होंने मुझे यही जवाब दिया कि मैं खुद अगर बाहर होता, कोट एंड कोट खान साहब कहते हैं कि मैं अगर बाहर होता तो मैं प्रोटेस्ट की कॉल दे देता। और ये बात उन्होंने एक तरह से मुस्कुरा के मुझे की कि यार मैं अगर बाहर होता मैं प्रोटेस्ट की कॉल दे देता। मेरे ख्याल में उस वक्त प्रोटेस्ट की कॉल ना देना, और मुझे नहीं पता कि उस वक्त राब्ता था गौहर साहब का, मिल पा रहे थे खान साहब के साथ या नहीं, ये मुझे नहीं पता, लेकिन उनको देना चाहिए था। वो एक नेचुरल मौका, हमसे एक गलती हुई, जाया हुआ। अब उसके बाद दूसरा जो है मौका वो था 24 नवंबर को, उसमें भी कुछ इश्यूज ऐसे हो गए। लेकिन इस वक्त प्रोटेस्ट के लिए क्या सिचुएशन होगी, मेरे ख्याल में खैबर पुख्तूनख्वा की जहां तक बात है वो तो 1 हफ्ते के नोटिस पे इंशाल्लाह तैयार होगा। 1 हफ्ते के नोटिस पे मैटर पंजाब करता है कि पंजाब में तैयारी कितनी है। उसमें पंजाब की लीडरशिप से मोहतरम खान साहब जरूर रब्ता करेंगे, वो उनको जो फीडबैक देते हैं उसके बाद ही कोई हतमी बात होगी। लेकिन अगर कोई तहरीक अभी इंशाल्लाह चलती है तो मेरे ख्याल में ईद के फौरी बात तो नहीं, लेकिन ईद खत्म होने के महीने के अंदर 20-25 दिन के अंदर शायद कोई माहौल बन सके। मैं दोबारा ये कहूंगा कि खैबर पुख्तूनख्वा 1 हफ्ते के नोटिस पे फुली तैयार होगा, क्योंकि वहां हुकूमत भी अपनी है, तो उस तरह से आपको रेजिस्टेंस का भी सामना नहीं करना होता। उस वजह से मैं कह रहा हूँ, वरना पंजाब में भी पीटीआई का उतना ही क्रेज है, शायद उससे भी ज्यादा हो, लेकिन वहां फस्तायत है। पंजाब पुलिस की आप देख लें जिस तरह यूज हो रही है, मेरे जैसे बंदे को जो कभी तशद्दुद की तो बात ही नहीं करता, मैं तो पॉलिटिकल डायलॉग की हमेशा बात करता हूँ, मुझ तक को खान साहब से नहीं मिलने दिया जाता। तो वहां जो लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, जो पर्चे कटते हैं, जो लोगों को उठा लिया जाता है, जो जुल्म होता है, आप सब आपके सामने, मैं क्या आपको नई बातें तो नहीं बता रहा। तो इस हालत में क्या पंजाब सिर्फ 1 हफ्ते के नोटिस पे निकल सकेगा? मेरा नहीं ख्याल। कम अज कम मेरे ख्याल में हमें पंजाब में एक तगड़ी मूवमेंट खड़ी करने के लिए कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो चाहिए होंगे। लेकिन इस बार एक बात मैं कर दूं, इस बार
इस्लामाबाद की तरफ नहीं आना, इस बार पूरे मुल्क में इसको फैलाना है, पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज या धरना या जिस तरह का भी प्रोटेस्ट खान साहब के जहन में है वो हमें फिर बता देंगे, लेकिन ये एहतजाज फिर पूरे मुल्क में फैलाया जाएगा। ये इस्लामाबाद सेंट्रिक नहीं होगा, ये उसका फोकस होगा पूरे मुल्क में फैलाना। चलिए, इसके खदोखाल तो फिर सामने आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी साहबा हमारे साथ मौजूद होंगी, आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शाजिया मरी साहबा, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन। बहुत शुक्रिया शाजिया मरी साहबा, खुशामदीद। शाजिया साहबा, अभी एक इलेक्शन हुआ है सियालकोट में, इस पर जो पीपल्स पार्टी पंजाब की लीडरशिप है उसके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। नदीम अफजल चंद साहब ने तो यहाँ तक कहा कि हमें लोगों ने वोट नहीं दिया, और इसलिए नहीं दिया कि हमने नून लीग के साथ हाथ मिलाया है। आप क्या समझती हैं कि सिंध में भी इसी तरह की आपकी ऑब्जर्वेशन यही है कि सिंध में भी विफाक में हुकूमत का इत्तेहादी होने का आपको सियासी तौर पर नुकसान हो रहा है? नहीं, देखिए, डायनामिक्स अलग हैं, दोनों जगहों के डायनामिक्स अलग हैं, बहुत मुख्तलिफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अरसे से सिंध के अंदर हुकूमत में भी है और हुकूमत में रहकर आवाम की खिदमत कर रही है, और जो मसाइल हैं लोगों के, जो चैलेंजिंग टाइम्स हैं उसके अंदर वो हमेशा लोगों के साथ खड़ी रही है। और जो चेंजेस आए हैं सिंध के अंदर, क्योंकि मैं खुद सांगड़ ज़िले से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ से इलेक्शन लड़ती हूँ, 3 मरतबा मैंने जनरल सीट पर इलेक्शन लड़ा है और मैंने बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन अपने ज़िले में देखी है, तरक्की का जाल बिछ गया है। इससे कबल जो लोग हुकूमत की पोजीशंस में थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुँचाया, तरक्की नहीं की, अपने मफाद के लिए सियासत की। लेकिन अब पीपल्स पार्टी के मंशूर की रोशनी में वहाँ अवामी काम हुए हैं, अवाम की खिदमत हुई है, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आता है। इस तरीके से सिंध के कई इलाकों में जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है, वहाँ पर आप एक बहुत मैं समझती हूँ कि लोगों का इत्मीनान पीपल्स पार्टी में आप देखेंगे, और वो इत्मीनान काम के नतीजे में आता है, खिदमत के नतीजे में आता है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है पंजाब का, वहाँ एक अरसे से पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं है। पीपल्स पार्टी को मैं तो ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मेरी अपनी एनालिसिस भी है और साथियों के साथ बैठ के बात होती है, तो पूरे एक मंसूबे के तहत पीपल्स पार्टी को वहाँ दीवार से लगाने की पूरी एक स्ट्रैटेजी बनाई गई। पीपल्स पार्टी को पीछे धकेला गया, पीपल्स पार्टी को वहाँ सियासत नहीं करने दी। वहाँ जो इनसिक्योरिटी पीपल्स पार्टी के मंशूर और पीपल्स पार्टी की सोच से है वो भी एक हकीकत है। पीपल्स पार्टी का बंदा अवामी सोच रखता है, वो गरीब के साथ बैठ जाता है, वो ज़मीन पे बैठ जाता है, वो शहीद भुट्टो के फ़लसफ़े पर अमल पैरा होता है। ये जो फ़लसफ़ा है ना, ये कई लोगों को खटकता है, कई लोगों को तकलीफ़ देता है, और जहाँ जहाँ ये तकलीफ़ होती है, जहाँ जहाँ ये इनसिक्योरिटी होती है, वहाँ पूरी एक मनसूबाबंदी के तहत पीपल्स पार्टी को पीछे किसने दीवार से लगाया पंजाब में? शाजिया साहबा, पंजाब में मैं आपको फिर ये बात कहूँगी कि एक सोच है ना, अब वो सोच किसी की भी हो सकती है, एक सियासी जमात की भी हो सकती है, वो सोच हुकूमत में बैठे लोगों की भी हो सकती है, वो सोच किसी की भी हो सकती है। सो आई कांट से कि एक चेहरा उस पर लगाना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन इस वक्त जो मेरे साथियों ने पंजाब से ये बात कही है, मैं यकीनन उनकी जो अपनी एनालिसिस, उनकी जो अपनी असेसमेंट है, बेस्ड ऑन ग्राउंड रियलिटी है। इस वक्त मुझे मेरी बात ना नदीम चंद से हुई है, ना राजा परवेज़ अशरफ साहब से इस मामले पे हुई है अभी तक, लेकिन जो मैंने उनके बयानात सुने हैं और जो मैंने उनके साथ बैठकर जो मैं अंडरस्टैंड कर सकी हूँ पंजाब के हालात, वो यही है कि वहाँ पीपल्स पार्टी को स्पेस नहीं दी जा रही है, पीपल्स पार्टी को काम करने नहीं दिया जा रहा है, पीपल्स पार्टी के रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। बावजूद इसके कि वफाकी हुकूमत में जो जमात है, जिसकी पंजाब में भी हुकूमत है, उसको पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, सहारा दिया। मैं यकीनन ये बात जब होती है और पंजाब में ये महसूस किया जाता है, तो लोग पूछते हैं, कारकुनान हमसे भी ये सवाल करते हैं, हमारे लोगों से करते हैं, हमारे साथियों से करते हैं कि भाई क्या वजह है, जब आप लोग वफाक में इस हुकूमत को टेका देकर बैठे हैं, इस हुकूमत को आपके सहारे से चलाया जा रहा है, तो आपको वोट करने वाले, आपके फलसफे पे चलने वाले, आपके साथी, आपके हमदर्द, शहीद भुट्टो के चाहने वाले
क्यों पीछे धकेले जा रहे हैं, हमारे काम क्यों नहीं होते, हमारे यहाँ तरक्की क्यों नहीं होती, हमें क्यों पीछे रखा जा रहा है। तो ये सवाल होता है असदुल्ला भाई, ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते और इस पर लोगों को तकलीफ नहीं होती, लेकिन देखिए लोगों को आप खींच कर तो अपनी तरफ नहीं ला सकते, ठीक है ना। ये तो नहीं कोई भी हुकूमत कर सकती, उनको कायल करना पड़ता सही है। लेकिन शाह साहब इसमें जैसे कि आपने कहा कि हमारे अपने लोग हमसे नाराज हैं इस बात पर, और वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन अब हमारे लिए तो एक संगीन जो है ना वो एक दोहराए पे हम खड़े हैं। या हम इस हुकूमत को सपोर्ट करके इस मुल्क के सिस्टम को बचाएं, इस मुल्क की स्टेबिलिटी को इंश्योर करें, इस मुल्क में टेररिज्म जैसे मेनेस को, स्कर्ज को जो है वो हावी ना होने दें अपने आप पर, सिस्टम की मजबूती, इस्तेहकाम को इंश्योर करें, या हम खड़े हो जाएं आगे निज़ाम को होने दे, धर्म सिस्टम को ना चले। लेकिन शाह साहब आपने जैसे कि कहा कि एक सोच है, राय पे हम खड़े हैं, नो डाउट। जी, जैसे कि आपने कहा कि एक सोच ने आपके रास्ते में रुकावटें पंजाब में डाली हैं, और जाहिर है वो ओवर द ईयर्स हुआ होगा। लेकिन हम ये देखते हैं कि इस वक्त पीटीआई के रास्ते में रुकावटें तो पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा हैं। यानी पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अपनी कैंपेन कर सकता है, आप अपने जलसे कर सकते हैं। अब 2024 के इलेक्शन में 8 फरवरी में भी पीपल्स पार्टी को कैंपेन भी करने दी गई। पीटीआई तो अपने निशान पर इलेक्शन तक नहीं लड़ सकती, इसके बावजूद वो वोट इतने लेती है कि बाज़ औक़ात वो फॉर्म 45 पर ज्यादा वोट होते हैं। इसकी देखिए, इसकी पूरी एक साइकी है, पूरी कैलकुलेशन है। हमारा नाराज वोट भी है, और ये तो अब एक कॉमन नॉलेज है। इसके लिए किसी के साथ बैठकर हमें साइंस को इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा टू बेटर अंडरस्टैंड कि जो लोग पीपल्स पार्टी से इसलिए नाराज़ हैं कि वो नून लीग की हुकूमत को सपोर्ट कर रही है या उनको सहारा दे रही है, तो वहाँ एक नाराज़गी का एलिमेंट है। जब लोग नाराज़ होते हैं ना, तो वो खुशी से किसी जमात को नहीं, गुस्से में किसी और जमात को वोट करते हैं। एंड दैट्स अ फैक्ट, एंड दैट्स अ ग्लोबल फैक्ट। ये हर जगह होता है। जब नाराज़गी होती है तब भी वोट पड़ता है, और चूंकि हम वहाँ अभी हमारे पास स्पेस नहीं है, हम काम नहीं कर पा रहे, वो भी हम नहीं दिखा पा रहे कि जी वी ये सब हम कर रहे हैं, हम इतनी क्रिटिसिज्म आपकी और आपकी तरफ से हम इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम काम भी कर रहे हैं। हम काम, तो जब हम काम नहीं ला सकते, लोगों को रिलीफ नहीं फराहम कर सकते, जिस स्पेस के लिए बार बार पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिमांड कर रही है, और अब बावजूद इतनी डिमांड्स के, इतनी मीटिंग्स के, वो हमें जो है लारे लप्पे देने के बावजूद इंश्योर नहीं किया जा रहा, उसको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा, तो उसके रिपरकशंस कहीं ना कहीं नजर आते हैं। हम क्यों बार बार इस हुकूमत को कहते हैं कि जी हम बजट में नहीं आएंगे अगर आप हमारी ये डिमांड पूरी नहीं करेंगे, हम इस फलाने बिल पे वोट नहीं कर सकते क्योंकि आप, ये जेन्युइन डिमांड्स हैं। हम कोई अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर रहे, हम अपनी कोई ख्वाब पूरा करने की बात नहीं कर रहे, हम लोगों के मसाइल पर ताउन चाहते हैं, उनके मसाइल हल करने के लिए स्पेस चाहते हैं। अपने वोटर, अपना वो वोटर जो हमारे फलसफे पे खड़ा है, जो अवाम के फलसफे पे खड़ा है, जो वोटों के फलसफे पे खड़ा है, उसके लिए हम सपोर्ट चाहते हैं और स्पेस चाहते हैं। जो आप हमें नहीं देते तो लोग हमसे नाराज हो जाते हैं। हाँ। तो ये तो साइकी है ना। बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें एक तो चलिए ये एक तो डिबेट है ना शाहजेब साहब के कितना फर्क पड़ा पीएमएलएन को सपोर्ट करने का और कितना फर्क नहीं पड़ा, उस पर पंजाब के लोगों की राय है। लेकिन साथ साथ इस राय का मौजूद होना कि इलेक्शन में नून लीग को भी वोट नहीं पड़ा, यानी इसकी इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठ गया। हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा कि ये अवाम में किसी सहारे के बगैर अवाम में जा तक नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि उनका वोट बोगस है। यानी पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत इस इलेक्शन पर सवालिया निशान उठा रही है और वो कह रही है कि नून लीग नहीं जीती है, इसको जिताया गया है। तो इस तरह से अगर इलेक्शंस होंगे तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात होंगी पीटीआई के साथ साथ आइंदा। पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल हुई ना। लाहौर का इलेक्शन हमारे पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने लड़ा, और आपने देखा कि बिलावल साहब तो पूरे पाकिस्तान में मौजूद थे। वो तो अपने हर कैंडिडेट की इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। वो सिर्फ अपना लाहौर का हल्का तो नहीं देख सकते थे, वो और जगहों से भी इलेक्शन लड़ रहे थे। कि लाहौर के अंदर जो उनकी टीम थी जो वहाँ काम कर रही थी, बावजूद उसके कि बिलावल साहब भी वहाँ गए, उन्होंने कुछ इवेंट्स किए, और उसके बाद वो पाकिस्तान की जो इलेक्शन कैंपेन थी दीगर इलाकों में उसमें वो बिजी हो गए। लेकिन आपको पता है
कि वहाँ पर क्या हुआ। खुली बदमाशी हुई, वहाँ पर खुली वायलेशन हुई, हमारे कैंडिडेट्स को तंग किया गया, जो बिलावल साहब के साथ MPA सीट्स पे खड़े हुए थे उनको तंग किया गया, ऑफिसेस को मिसमार किया गया, वहाँ गुंडागर्दी की गई। मैं खुद अपना इलेक्शन लड़ रही थी सांगड़ के अंदर, और वहाँ बतौर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुझे इन चीज़ों के जवाब भी देने पड़ रहे थे, और जब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो बहुत ही अजीब इन्फॉर्मेशन थी और बहुत ही जो है वो कंसर्निंग इन्फॉर्मेशन थी, और उस पर मैंने रिएक्ट भी किया। तो यकीनन देखें, इलेक्शन में अगर आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, अगर आप उसी तरीके का हमें स्पेस नहीं देंगे जो आपको हासिल है, और अगर आप ओछे हथकंडे इख्तियार करेंगे, अगर आप बदमाशी को, गुंडागर्दी को अपना हथियार बनाएंगे, तो यकीनन इलेक्शन में पे लोगों का भी एतमाद ख़त्म होगा और इलेक्शन प्रोसेस पे भी बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि इलेक्टोरल प्रोसेस को शफाफ करें। सिर्फ कवानीन बनाने से, रूल्स बनाने से और पाबंदियां गलत कामों पे लगाने से नहीं होता, उस पर अमल करने से भी होता है। आपको पता है कि आप गुंडागर्दी नहीं कर सकते इलेक्शन के अंदर, तो आप क्यों करते हुए नजर आते हैं? बंदूकें लेकर क्यों निकल आते हैं? लोगों को क्यों मारना शुरू कर देते हैं? क्यों ऑफिसेस तोड़ते हैं? अगर आपको कोई अपोनेंट आपका नहीं पसंद, तो आप मौजूद तरीके से आके उसकी ऑपोजिशन करें ना। आप व्हाई डू यू वांट टू बी वायलेंट? तो ये वायलेंस हमने तो बिलावल साहब की कंस्टिट्यूएंसी में भी देखा है। हमने तो एक जनरल इलेक्शन के अंदर, अभी तो बाई इलेक्शन था जहां पर एक जमात की हुकूमत है, जहां पर मामलात बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हुए और जो हमारे साथियों ने बताए भी। तो मैं हमेशा हमारा ये मानना है कि देखिए, इलेक्शन वही अच्छा होता है और उसी इलेक्शन को लड़ने में मज़ा आता है जहां पर लेवल प्लेइंग फील्ड हो, जहां पर आपके पास वही एक्सेस हो जो हर लेकिन शाहिद साहब, इन तमाम चीज़ों को इंश्योर करना होता है इलेक्शन कमीशन ने, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में तो राजा परवेज अशरफ साहब ने कह दिया है कि इन्हें अब घर जाना चाहिए और इनकी मुद्दत भी खत्म हो चुकी है। लेकिन जाहिर है वो इस वजह से बैठे हुए हैं कि 26वीं तरमीम ने उन्हें सहारा दिया है और उस 26वीं तरमीम के बलबूते पर वो अपने इस मनसब पर अभी तक मौजूद हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ही ये डिमांड भी कर रही है कि इनको घर जाना चाहिए। तो ये तो एक तजाद हो गया। देखिए, अभी पार्टी की कोई मीटिंग हुई नहीं है, क्योंकि पोस्ट इलेक्शन भी एक हमारी मीटिंग जो है वो पार्टी की CC भी होती है, उसमें भी इलेक्शंस के नताइज को हम डिस्कस करेंगे। जो मामलात पंजाब में हुए, वहाँ पर क्या क्या मुश्किलात पार्टी को फेस करनी पड़ी, उस पर भी बात होगी। और एक एग्जीक्यूटिव जो हमारी कमेटी है, जो फोरम है, उसकी तरफ से भी मैं समझती हूँ कि इस पर ज़्यादा बात होगी, तो तफसीलन हमारे इस पर एक जो मौक़िफ़ है वो सामने आएगा। लेकिन जो इमीडिएट रिएक्शन है उसकी बात आप कर रहे हैं, तो यकीनन अगर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिन्हें लगा, जिस कैंडिडेट को लगा और उसकी टीम को लगा कि वहाँ ज़्यादती हुई है, हमारे साथ सरहद ज़्यादती हुई है, वहाँ पर हमारे लोगों को रोका गया है। आपको तो पता है, ऐसा भी इलेक्शन एक जमात जब वहाँ पे हुकूमत में थी, आपको डस्का के इलेक्शन याद है ना, वहाँ तो पूरा अमला जो है वो गायब हो गया था। आपको याद है ना, इतनी धुंध पड़ी थी कि अमला ही गायब हो गया था। तो ये मामला तो जब ढस्का में शाहिद साहब एप्लीकेंट का एतराज चंद पोलिंग स्टेशन पर था, शायद 15 या 20 पोलिंग स्टेशन पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ करते हुए पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म तो दिया था। आई एम जस्ट गिविंग यू अ कंपैरिजन कि देखें, ये जहां जब ये हरकत हुई हैं, लोगों ने आवाज उठाई है, और जो राइट फोरम है वो इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ये बड़ा अहम मनसब है। इस मनसब की इंडिपेंडेंस के लिए पीपल्स पार्टी ने स्ट्रगल किया है। पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के अंदर इन इदारों को मजबूत करने की जो हमारी सोच है उसको इम्प्लीमेंट किया है। हमारी यही ख्वाहिश है कि इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट रोल उसका आइन में दिया गया है उसको स्क्रूपुलसली एक्सरसाइज करे, ईमानदारी के साथ एक्सरसाइज करे। लाइक्स और डिसलाइक्स हम जब देखते हैं इदारों की तरफ से, हम नुकसान देखते हैं, ऑन ग्राउंड उसका नुकसान देखते हैं। और अगर राजा परवेज अशरफ साहब जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के और पंजाब के अफेयर्स को वो संभाल रहे हैं, अगर उन्होंने ये चीज़ फील की है, महसूस की है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, जहां जहां पीपल्स पार्टी को ये नज़र आया है कि वहाँ हमारे एतराज़ात को एंटरटेन नहीं किया गया है, सीरियसनेस नहीं उस पर दिखाई गई है, तो ये उनका जायज़ एतराज़ है और वो इलेक्शन कमीशन से ही करेंगे अपना एतराज़। हम तो उसी इदारे की तरफ जाएंगे जिसका ये काम है। हम नहीं दूसरे किसी इदारे की तरफ भागेंगे ये चीज़ लेकर, हम उसी इदारे की तरफ जो है अपने हमारे सवालात होंगे और उन्हीं से हमारे सवालात होंगे। सही है। शाहिद साहब, ये बता दीजिए आखिर में कि एक बजट अब आ रहा है और बजट के खद्दो खाल हतमी अब शक्ल ले रहे हैं,
पीपल्स पार्टी की क्या डिमांड हैं या एक्सपेक्टेशन है इस बजट से? क्या कोई ख़ास डिमांड्स हुकूमत के सामने रखी गई हैं या इस मुशावरती अमल में पीपल्स पार्टी शरीक है? देखें, जो बजट से कबल कुछ मीटिंग्स हुई हैं, इनफॉर्मल सी मीटिंग्स भी हुई हैं, और उन मीटिंग्स के अंदर पीपल्स पार्टी की तो यही कोशिश रही है कि जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस मुल्क में बराबरी की तरक्की हो, जो कि आइन गारंटी करता है। मतलब आप अपनी पसंद नापसंद पे तरक्की नहीं दे सकते। अगर एक अहम शारा सिंध के अंदर है और वो शुरू कराची के पोर्ट से होती है, पूरे पाकिस्तान में होती हुई वो दीगर इलाकों में जाती है, जिससे कि कारोबार होता है, जिससे कि ट्रेड बढ़ता है, तो वो शारा सिर्फ सिंध की नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की है। अगर आप ये लेंस लगा के मुल्क की तरक्की को देखेंगे जी कि वो सिंध का रोड है, वो पंजाब का रोड है, वो केपी का रोड है, वो बलूचिस्तान का रोड है, तो तरक्की मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान के आइन में इस डिस्पैरिटी को डिस्करेज किया गया है, इस तफरीक को डिस्करेज किया गया है। पीपल्स पार्टी बार बार ये कहती है कि जो हमारी रिकमेंडेशन है, क्योंकि देखिए पीपल्स पार्टी का फुटप्रिंट पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। हमारा वोट बैंक जो है वो इन इलेक्शंस के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर बढ़ा है। सिंध के अंदर हमने एक्सेप्शनली जो है वो बेहतरीन जो हमारी परफॉर्मेंस रही है, हमारे काम के नतीजे में रही है ना। हम पर लोगों ने एतमाद किया है, तो यही एतमाद हम पर पाकिस्तान के दीगर इलाकों में भी किया जाता है। और लोग हमारी तरफ देखते हैं कि वो जो तरक्की की स्कीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जो तरक्की है दीगर सूबों में, वो पीपल्स पार्टी इंश्योर करेगी, इस हुकूमत को बताएगी। और हम यही बता रहे हैं। हम गरीब की बात करते हैं, हम मेहनत कश की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं। इस हुकूमत को बार बार याद दिलाते हैं कि एग्रीकल्चर सिर्फ लफ्फाजी में आपकी बैकबोन नहीं है, हकीकत में आपकी बैकबोन है, और आपको उसको नहीं तरजीह देनी चाहिए। आपको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की तरफ जाना चाहिए, रिग्रेसिव टैक्सेशन से गुरेज करना चाहिए। आपको जो टैक्स नेट है उसमें इजाफा करना चाहिए। सिर्फ एक ही तरफ जो है टैक्स का अंबार उन पर बोझ नहीं लादना चाहिए। इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज नॉट हेल्दी ऑल द टाइम। सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेशन से आपको अपने खजाने को भरना नहीं चाहिए। आपको टैक्स के नेट को जो टैक्स दे सकते हैं उनसे टैक्स वसूल करना चाहिए। अमीरों को सब्सिडी ना दें, गरीबों को सब्सिडी दें, उनको सब्सिडाइज करें, फार्मर्स को सब्सिडाइज करें, किसान को सब्सिडाइज करें, अवामी बजट दें। चले बजट बेहतरीन नहीं दे सकते, बेहतर तो दे सकते हैं ना भाई। जी हाँ, जाहिर है IMF की कदगरें हैं, मसाइल हैं, मजबूरियां तो हैं, कदगरें हैं, लेकिन IMF के साथ भी जिन कमिटमेंट्स पे आप हामी भरते हैं, अगर वो डुएबल नहीं है और आप हमें आके कहते हैं कि जी ये करना है क्योंकि IMF को बोला है, तो भाई पहले आप हमसे भी पूछ लेते। सही है, मुशावरत का अमल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है शाजिया साहब, बहुत शुक्रिया। IMF में जाने से पहले भी कुछ मुशावरत कर लेते। जी बिल्कुल सही है, बहुत सलाह देते हैं ना आपको। IMF जो कमिटमेंट्स आपसे पूरी कराती है वो बंदूक की नोक पे नहीं कराती है, आपको बिठाती है, डायलॉग करती है, आपके साथ कुछ आपकी बातें मान लेती है, कुछ अपनी मनवा लेती है। बिल्कुल ये होता है। शाजिया साहब, अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो रहा है। आप बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बजट पर मजीद बात होने की ज़रूरत है, क्योंकि बजट के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं। मसलन एक उसमें एक नया एलिमेंट हम देख रहे हैं क्रिप्टो का, कि क्रिप्टो अगरचे पाकिस्तान में एक लीगल बिजनेस नहीं है, अभी तक उस पर कानून साजी नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान में क्रिप्टो काउंसिल बन गई है, और काउंसिल बनने के साथ साथ 2000 मेगावाट उसके लिए मुख्तस हो गए हैं। डेटा माइनिंग शुरू होने जा रही है, जबकि ये अभी तक लीगल नहीं है, जबकि इस पर अभी तक कानून साजी नहीं हुई है। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर खाकार नजीब साहब मौजूद होंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खाकार नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मुआशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। बजट आने को है और चीज़ें हतमी अब मरहले में दाखिल हो रही हैं। कुछ चीज़ों पर कंसेंसस IMF के साथ डेवलप हो गया है, कुछ चीज़ों पर शायद अभी भी रहता है। आपके ख्याल में सर रिलीफ कहाँ मिल रहा है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि टैक्सेस में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है, या पहले हमने 12.3 ट्रिलियन का जो है वो टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा था, इस दफ़ा 14.3, या चलिए IMF अगर मान गया, कुछ जगहों पर रिपोर्ट हो रहा है 14.1, आपके पास शायद सही खबर भी होगी, फिर भी ये टैक्सेस में इजाफा हो रहा है, तो ये रिलीफ है कहीं पर इस बजट में आवाम के लिए? तो असद साहब, पहली तो बात यह कि आपको अपनी अकाउंटिंग जो है वो ठीक करनी होती है अथॉरिटीज को, सो दैट जो बजट है उसके जो बैलेंसेस हैं वो बनाना आपके सामने आ जाएं। ये आपने बिल्कुल बात सही रखी, जो आपने सही रखी कि 14,000 प्लस का
कोई ना कोई टारगेट जो है 100 हो 300 हो तय होगा फंड के साथ। और जो इस दफा की कलेक्शन है, प्रॉब्लम जो है वो वहां पे आती है, वो पहले 12,900 रिवाइज्ड 12,300। जी। एंड यू नो आई एम नॉट अ बेटिंग पर्सन, बट अगर मैंने बेट करना हो तो शायद 12,000 के इर्द गिर्द प्लस माइनस जो है कहीं जाकर आएगी। अच्छा, तो लेकिन वहां सर से अभी तो हम जो सुन रहे हैं वो ये है कि शायद 1,000 का अभी शॉर्टफॉल है, यानी पहले 10-11 महीने में अभी हम टारगेट को अचीव तो नहीं कर पा रहे, या कर पा रहे हैं? जी 11 ये जो माह गुजरे हैं उसमें हमारी जो शॉर्टफॉल है 11 माह की 12,900 अरब के हदफ पर 1,000 अरब की शॉर्टफॉल दिखा रहा है। जी, तो जी। उसके मुताबिक तो अगर हम जून का हदफ पूरा कर लें तो हम 11,900 के करीब करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अराउंड 12,000 बिलियन बट मे बी अ लिटिल लेस की कलेक्शन होगी। वैसे इसमें ये जो पिछले साल के मुताबिक 9,300-400 अरब की जो कलेक्शन थी, वहां से तो 25-28% बढ़ी है आपकी टैक्स कलेक्शन, बट जो हदफ था उससे शॉर्ट रहेंगे। अब आपने 2,000 अरब नया जो है टैक्सेस में कलेक्ट करना है फ्रॉम, अगर आप 12,000 ही समझ लें आसान उसके लिए, और आपने 14,000 प्लस पे जाना हो तो ये 2,000 में से कुछ तो ऑटोनमस ग्रोथ से आ जाएगा। क्या मतलब है? 7.5% आपकी इन्फ्लेशन है, सो चीजों की कीमतें बढ़ी, जीएसटी ज्यादा आ गया, आसान लफ्जों में समझा रहा हूं। इसी तरह कुछ जो है आपकी ग्रोथ आ रही है 3.5, 4, 4.25% की ग्रोथ आती है, सो 12% तो आप 12,000 के ऊपर जो है निकाल लेंगे। बाकी मेरा ख्याल है 500 से 600 अरब रुपए की जो टैक्सेशन की एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको करना पड़ेंगी, चाहे वो जीएसटी एग्जेम्पशंस हो, फाटा पाटा हो उसकी एग्जेम्पशंस हो, एफईडी की रद्दोबदल हो, अगर नॉन फाइलर्स के टैक्सेशन में डिफरेंस हो, अगर आप बैंक अकाउंट से पैसे निकालने जाते हैं उस पर कोई चीज़ हो, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में रद्दोबदल हो, ये सारा कुछ जो है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड पे आप जिसे कहेंगे सिन टैक्स हो, मैं तो आपको वो ऑप्शन सामने रख रहा हूं जो गवर्नमेंट के पास मौजूद है। अगर डिविडेंड इनकम है 15% या बैंक अकाउंट पे 15% है, उसमें बढ़ोतरी दिखाई दे, कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन प्रॉपर्टी में, सो ये कहीं 500-600 अरब। पर इसका एक फर्क भी तरीका है असद भाई, वो ये है कि आप आईएमएफ को अगर वाकई ही इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन तो कन्विंस करें इस वक्त कि इनको लगाने की बजाय हम पैसे एनफोर्समेंट से, और जो हमारे पैसे फंसे हुए हैं कहाँ पे लॉ के चैलेंजेस में, वहां से ले आएंगे, और हम सेविंग्स कहाँ पे करेंगे? एक्सपेंडिचर साइड पे। सो बजट का जो अप्रोच पेपर है, अगर आज भी 6 दिन है बजट में, वो एक्सपेंडिचर साइड से लिखेंगे, जिसका मतलब ये है कि 43 डिविजन्स का बोझ कम, जो वफाक के काम नहीं है 17 सब्जेक्ट्स उन पे 300 प्लस का जो बोझ है वो कम, जो इस वक्त 1370 अरब की सब्सिडी देने जा रहे हैं उसका जो बोझ है वो इस तरह कम करें कि उसको टारगेटेड सब्सिडी रेजीम में लेकर जाएं। फिर जो आपकी इस वक्त पावर्टी पे एक्सपेंडिचर 715 अरब का होने वाला है उसको प्रोविंसेस से शेयर करें। जो आपको एक वैसे ही बचत आ रही है 1,000 अरब रुपए की, किस चीज में आपकी बचत आ रही है कि आपका जो मार्कअप का रेट है वो कम हुआ है, और स्टेट सबसे बड़ी बोरोवर है, पर आप इससे ज्यादा काम कर सकते हैं, आप अपने डेट की रीप्रोफाइलिंग कर सकते हैं, वो करें। फिर जो आपकी एसओईज का रिफॉर्म है उसके पैसे बचाएं। कहने का मकसद यह है कि लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर साइड रूम इज देयर। बहुत से लोग एक्सपेंडिचर साइड रिफॉर्म को असद भाई कहते हैं ऑस्टेरिटी मेजर्स लें। मैं कतई तौर पे एक भी ऑस्टेरिटी मेजर नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूं, आप कह रहे हैं 1.5 लाख नौकरियां हमने खत्म की हैं, मैं कह रहा हूं कि आपने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन बंद किया है, मैं कह रहा हूं कि आपने पीएनडी बंद किया। आप बहुत से और जो मर्जर्स किए हैं उनका एक क्वांटिफाइबल टारगेट से अपना जो जारी इखराजात हैं उसको कम करें, और इतनी बड़ी सेविंग करें कि आपको टैक्स की जो 500-600 अरब का प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाए। और मैं ये भी समझता हूं कि जो 2150-52 अरब के करीब डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो बढ़ के अभी जो आईएमएफ से एग्री हुआ है वो 2400 प्लस का है, 262 अरब रुपए का इंक्रीज
12% का इंक्रीज एग्री हुआ है अगले साल के लिए। मेरा ख्याल है ये 18 से 20% होना चाहिए, गिवन कि हम बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर पर और जो 10 मई का कॉन्फ्लिक्ट था उससे बाहर आ रहे हैं, और हमें और एक्सरसाइजेस की और इस वक्त डिफेंस इक्विपमेंट की जरूरत है। सो इसको अगर कमी हमें 2700 अरब के करीब ले जाना पड़े, दैट वुड बी माय नंबर, बट इट डिपेंड्स कि डिफेंस की तरफ से क्या नंबर आता है, वो फुली अकोमोडेटेड हो। एक आखिरी बात जी, एक ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली कि एक्सपेंडिचर साइड और टैक्स साइड। यार जब आप बजट को जो तीसरी उसकी अप्रोच पेपर लिखे ना, तो वो ये लिखें कि मुल्क का एक बेरीना मसला ये है कि मैक्रो स्टेबिलिटी तो आईएमएफ से आ जाती है असद भाई, पर क्या नहीं आता, जैसे ही ग्रोथ पे पांव रखते हैं एक बैरूनी चैलेंज खड़ा हो जाता है। व्हाट कैन यू डू इन द बजट विच इज ट्रांसफॉर्मेशनल, कि बजट गुड फॉर ग्रोथ हो। ग्रोथ करनी तो लाजिम है असद साहब, पर गुड फॉर ग्रोथ मुल्क को करना एक बिल्कुल ही फर्क चीज। बिल्कुल ठीक है सर। एक और चीज समझाइएगा, ये क्रिप्टो का क्या मामला है, क्योंकि क्रिप्टो पाकिस्तान में अभी तक लीगल बिजनेस नहीं है। इसकी जाहिर है लीगैलिटी जब है ही नहीं, तो फिर अगर कोई ये बिजनेस कर भी रहा है तो ढके छुपे कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में काउंसिल बन गई, 2000 मेगावाट इसके लिए डेटा माइनिंग के लिए मुख्तस हो गए, और अचानक गवर्नमेंट को ख्याल आया कि ये क्रिप्टो भी कोई चीज़ है, जबकि इस पर कानून साजी भी नहीं हुई और तजादात इसमें दिखाई देते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी में। तो इस पर अचानक से फोकस क्यों हो गया, ये क्यों 2000 मेगावाट इसके लिए मुख्तस हो गए सर? एक तो असद भाई आपने मुझे जिंदगी में ना काफी इंटरव्यू किया है जी, एंड मैंने कभी भी, आपने ये देखा होगा कि कोई पर्टिकुलर ये नहीं कहा कि कोई चीज गेम चेंजर दुनिया में होगी या पाकिस्तान के लिए होगी। मैंने हमेशा आपको एक सेट ऑफ पॉलिसीज, सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सामने रखे हैं और ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इन जगहों पे, इन चीज़ों पे, इन प्रायोरिटीज़ पे काम करने से एक आने वाले वक्तों में आप बेहतरी ला सकते हैं। किसी भी चीज़ को एक पनेशिया या ऐसा पोर्ट्रे कभी भी नहीं करना चाहिए कि वो कोई गेम चेंजर साबित होगा। क्रिप्टो कोई नई चीज़ नहीं है, इस पे कई दिहाइयों से काम हो रहा था अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में। एक्चुअली चूँकि लोग तहकीक बहुत कम करते हैं, तो उस काम से ये सामने आया कि डेटाबेसेस जो ब्लॉकचेन की सूरत में है, वो 2007-8 का जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो ये हमारे सामने आई। ब्लॉकचेन्स जो होती हैं ये डिजिटल लेजर्स होते हैं, और बुक कीपिंग होती है जो डिजिटली हो जाती है, और ये शेयर हो सकती है अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स, और ये कहीं पे एक जगह पे नहीं पड़ी होती, एंड यू कैन सी ऑल द ट्रांजैक्शंस। सो ये तो है आसान लफ्जों में। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल मनी है, पर ये इस तरह की करेंसी नहीं है कि कल असद भाई कहें डॉक्टर साहब आपको कॉफी पे लेके जा रहा हूं तो मैं क्रिप्टो करेंसी लेके कॉफी खरीद लूंगा। ये करेंसी कहना इसको एक शायद मिसनोमर हो गया। अब बात है कि आपका मुल्क, जैसे बहुत से ममालिक खड़े हैं, वहीं पे खड़ा है, विच इज द फॉलोइंग, कि आपको एक रेगुलेशन करना है इस मुल्क में। ठीक है, एक फ्रेमवर्क बनाना है कि क्रिप्टो करेंसीज का रेगुलेटरी पॉलिसीज फैटेफ कंप्लायंट, क्योंकि मैंने पाकिस्तान को फैटेफ से निकालने में एक अमली काम किया है। फैटेफ कंप्लायंट वो क्या होंगी? कुछ मुल्क ऐसे हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया है, मैं बहुत उसको इसलिए कोट भी करता हूं कि आई एम ऑस्ट्रेलियन ट्रेंड, उसने ये एक फैटेफ फ्रेमवर्क कंप्लायंट जो है वो बना लिया है। आपको वो फिर उसके बाद जब फ्रेमवर्क बन जाए तो लाइसेंसिंग करनी है। अगर असद ने खोलना है कि जी मैं क्रिप्टो में काम करना चाहता हूं, तो एक लाइसेंसिंग का फ्रेमवर्क आना है। नंबर 3, डॉक्टर खाकान ने कहा जी मैंने क्रिप्टो करेंसी खरीदी थी उनसे और अब मुझे 50 लाख रुपए का मुनाफा हो गया है। तो मेरे भाई आज तक तो खाकान साहब आपने फिर क्रिप्टो पे टैक्स नहीं दिया, तो फिर एक टैक्स का निजाम सामने आना है। पहले तो सारा काम, लेकिन ये डॉक्टर साहब फिर ये सारी चीजें पहले होने की नहीं थी। आप पॉलिसी बना दी, आप इस पर आपने बिजली मुख्तस कर दी और सारा चीजें, तो ये क्या हम इसकी तरतीब गलत कर रहे हैं? तो ये काम तो जब तक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आपने ये तय करना है कि ये जो चीज़ है, जो क्रिप्टो है, इसमें आपने क्या रोल गवर्नमेंट का रखना है, जो कि मेरे लिहाज में ये सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को बना के, अभी कोई मुसद्दिका नंबर तो नहीं है, कोई 2.5 करोड़ पाकिस्तानी कहता है इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। आई डोंट नो द नंबर टिल आई हैव अ नंबर विच इज रियली ट्रेसेबल, और ये सामने आ जाए तो फिर आपने उनको रेगुलराइज करना है। अब आप सोचें कि जब ये ट्रांजिशन होगा
तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप इसमें आपने ये तय करना है कि जैसे बिजली की बात होती है, ये भी क्लियर कर दूं। देखिए, एक तो ये है कि दुनिया में जो माइनिंग हो रही है वो 3 से 4 या 5 सेंट पे हो रही है। जी। असद भाई, आपको बिजली में 20 सेंट पे दे रहा हूं घर में, इंडस्ट्री को बिजली 10-11 सेंट पे दे रहा हूं। तो पहले तो ये मुझे अभी क्लियर नहीं है कि जब अथॉरिटीज ये कहती हैं, और चूंकि ये मेनली अभी इकोनॉमिक मिनिस्ट्री से आया है, एनर्जी मिनिस्ट्रीज की कॉन्फर्मेशन आनी है कि वो बिजली मुख्तस कर देंगी। मुझे नहीं याद कि हमने कभी भी पाकिस्तान में बिजली मुख्तस की हो इस अंदाज में, और वो कैसे करेंगे, बिकॉज हम तो एक एनर्जी मार्केट की तरफ जा रहे हैं। पर चलें थोड़ी देर, अगर आप मुख्तस कर देंगे तो फिर उसकी जुजियात में जाना पड़ेगा कि उसकी रिलायबिलिटी, बिकॉज इसमें कंप्यूटिंग होनी है ताकि क्रिप्टो माइनिंग हो सके, सो वेरी क्लियरली, तो वो कैसे बनेगी, वो किस जगह पे होगी, और उसकी क्या रेट होगा, क्या वो 3 से 4-5 सेंट पे होगी, और फिर जो बाकी का डिफरेंस है वो हम कैसे निकालेंगे। खबरें सुनने में ऐसी भी आई हैं कि उस पर ऑब्वियसली जो फंड है या IMF है उसने भी ये सवालात किए हैं। मैं एलोकेशंस का पर्सनली कायल नहीं हूं। बिजली के एक निर्ख है, उस पर आके अगर क्रिप्टो माइनिंग पाकिस्तान में होनी है, सौ बिस्मिल्लाह, ये एक अच्छी चीज है, होनी चाहिए। सर, पाकिस्तान के लिए मॉनेटरी बेनिफिट इसमें क्या है, क्या गेन करेगा पाकिस्तान, को एस्टिमेट है हमारे पास? जी, सो देखिए ना, एस्टिमेट इसका ये है कि कुछ तो क्रिप्टो करेंसी जो है हमने सीज की हुई है, और वो इस वक्त भी हुकूमत के पास मौजूद है, तो वो इसको यूज कर सकते हैं इन्वेस्ट करने में या इन्वेस्टमेंट इसमें रखने में, और ये अगर बढ़ जाए। दूसरा, ये क्रिप्टो माइनिंग अगर होती है तो आप उसमें कोई अगर उसके बिजली दे के उसके एवज इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तीसरा जो असल बेनिफिट है ना इसका, वो है ट्रांजैक्शनल इन नेचर। फॉर एग्जांपल, आप अगर 36 अरब डॉलर की इस वक्त रेमिटेंस मंगवाते हैं, ये इंस्टेंटेनियस हो जाएगी बजाय इसके कि 24 घंटे हो, बिकॉज आप ये पैसे फौरी तौर पे एक डिजिटल लेजर के थ्रू यूज कर सकते हैं। एक इसका ये बेनिफिट है बहुत। और आगे आगे जो वेब 3.0 है उसके फवायद, यानी कि अगर हम डेवलपर अपने बच्चों को बनाते हैं, वो इसका काम करते हैं, AI टेक्नोलॉजी का काम करते हैं, तो फिर एक थोड़ी सी जॉब क्रिएशन भी हो सकती है। बट दुनिया भर में अभी चंद ममालिक, कोई भी मुल्क नहीं है, मैं एल सल्वाडोर को काउंट नहीं करता, ठीक, वो एक छोटा सा मुल्क है, इट इज ऑल्सो गोइंग बैक कि वो इसको जिसे कहेंगे एक्सेप्ट कर ले। जो बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के, जो बर्कशायर हैथवे के इन्वेस्टर हैं, सबसे बड़े दुनिया के जो इन्वेस्टर हैं, वो तो समझते हैं कि ये काम नहीं करने वाला। कुछ और डैनी एक इन्वेस्टर हैं, हेज फंड मैनेज करते हैं, उनसे जब बात हो रही थी वो कहते हैं कि नहीं, इट्स समथिंग टू डू। सो इट्स अ न्यू टेक्नोलॉजी, इट इज अ टेक्नोलॉजी जिसका हमें फायदा उठाना है इन टर्म्स ऑफ डेवलपिंग डेटाबेसेस, माइनिंग, ये बिल्कुल ठीक बात है। सो रेगुलेशन करना है, टैक्सेशन करना है, फैटफ कंप्लायंट करना है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को हमने स्ट्रीमलाइन करना है, क्रिप्टो माइनिंग के लिए हमने एक एटमॉस्फेयर सेटअप करना है। पर ये सारी चीजें करने में वक्त भी दरकार होगा। हम एक ग्लोबल जो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है उसको देखते भी चले जाएंगे। पर जैसे मैंने कहा कि ना ही SEZs, ना ही कोई प्रोजेक्ट्स, ना ही कोई और चीजें गेम चेंजर्स होती हैं। ये सब पार्ट हैं एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उसमें जिसका जितना रोल है रिस्क को मैनेज करते हुए मुल्क ने आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान अजीब साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।